एक बार फिर हाजिर हैं हम आपके सामने इस बार देवभूमि की खबरें लेकर। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। आपदा प्रबंधन विभाग की बैठक है आज। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज इसकी समीक्षा करेंगे। सुबह 11:30 बजे सचिवालय में ये बैठक होनी है। सीएम पुष्कर धामी के पास आपदा प्रबंधन विभाग है और वही इस बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे। तो आज आपदा प्रबंधन विभाग की अहम बैठक होनी है और तमाम विषयों को लेकर चर्चा की जाएगी। पहाड़ों में जो भी आपदाएं आती हैं उनसे किस तरह से बचा जाए, किस तरह से लोगों को रेस्क्यू किया जाए और तमाम मुद्दों को लेकर ये बैठक होनी है। सुबह 11:30 बजे सचिवालय में इस बैठक का आयोजन किया जाएगा, जिसमें तमाम विभागीय अधिकारी नेता मौजूद रहेंगे। आपदा प्रबंधन विभाग मौजूद रहेगा, साथ ही सीएम खुद इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सीएम धामी के पास है आपदा प्रबंधन विभाग। देहरादून से हमारे सहयोगी दीपांकर भट्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपांकर, इस बैठक में किन किन मुद्दों को लेकर ज्यादा जोर दिया जाएगा? बिल्कुल, उत्तराखंड के लिहाज से देखें तो आपदा प्रबंधन विभाग एक महत्वपूर्ण विभाग है उत्तराखंड में। और जिस तरह की भौगोलिक स्थितियां या मौसम का बरसात में खासतौर पर दिक्कतें देखने को मिलती हैं, उसको देखते हुए अब ये पुष्कर सिंह धामी का दूसरा कार्यकाल है और उसमें ये पहली बैठक है आपदा प्रबंधन विभाग की। और इस बार खास बात यह है कि विभाग मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ही पास है। अब से लगभग 60 दिन के बाद मानसून सीजन की शुरुआत होगी 15 जून के बाद। तो 15 जून से लेकर और लगभग 15 सितंबर तक अलग अलग तरह की स्थितियां रहती हैं पहाड़ी राज्य होने के वजह से उत्तराखंड में। और खासतौर पर आपदा के लिहाज से अगर देखें तो हमने 2018 में आराकोट की आपदा देखी, 2020 में हमने रैनी की आपदा देखी, उसके बाद 2021 में भी इस तरह की स्थितियां, देवप्रयाग में इस तरीके से बारिश से नुकसान हुआ था, नैनीताल के इलाके में बारिश की वजह से नुकसान हुआ, पिथौरागढ़ के गुंजी के आसपास के इलाके में नुकसान हुआ था। तो ऐसी जगहों पर रिस्पॉन्स जल्दी हो, आपदा प्रबंधन विभाग का रिएक्शन जल्द वहां पर देखने को मिले। इन स्थितियों को देखते हुए मुख्यमंत्री जाहिर तौर पर समीक्षा करेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री को अपना इलेक्शन भी लड़ना है इसी 6 महीने के भीतर और उसी दौरान ये मॉनसून सीजन की भी यहाँ पर वक्त रहेगा, शुरुआत रहेगी। तो ऐसे में मुख्यमंत्री चाहेंगे कि सभी चीजों को अलाइन किया जाए, अधिकारियों को निर्देश दिए जाए और जो डिपार्टमेंट का जो अपना रिस्पॉन्स टाइम है वो अर्ली हो। ठीक है दीपांकर, 11 बजे बैठक होने वाली है सचिवालय में। कौन कौन इस बैठक में शामिल होने वाला है, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स इस बैठक में जुड़ने वाले हैं? आपदा प्रबंधन विभाग के जो सेक्रेटरी होंगे, इसके अलावा जो डिपार्टमेंट के बाकी ऑफिशियल्स होंगे वो मौजूद रहेंगे। चीफ सेक्रेटरी भी इसमें मौजूद रह सकते हैं। और अभी क्योंकि 4 धाम यात्रा होनी है और 4 धाम यात्रा की शुरुआत 6 मई को केदारनाथ में और 8 मई को बद्रीनाथ के कपाट खुलने वाले हैं। ऐसे में जब यात्रा सीजन भी चलता है तो उस वक्त पर भी बरसात का एक ठीक ठाक जो पैच होता है लगभग 2 से 2.5 महीने का, उस वक्त यात्रियों को वहां पर उसका सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में सड़कें ठीक रहे, तमाम व्यवस्थाएं ठीक रहे और कहीं पर भी किसी की स्थिति ऐसी ना हो कि लोगों को परेशान होना पड़े। तो पर्यटन के सचिव हो या दूसरे और डिपार्टमेंट्स के सेक्रेटरीज हो, पीडब्ल्यूडी के सेक्रेटरी हो, सभी मौजूद रहेंगे। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का क्योंकि अपना डिपार्टमेंट है, ऐसे में उनकी कोशिश रहेगी कि सब कुछ इसमें बेहतर रहे। शुक्रिया आपका दीपांकर जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सोमवार को काशीपुर के दौरे पर रहे। यहां सीएम ने राजकीय प्राथमिक विद्यालय बांसखेड़ा कला में स्कूलों के आधुनिकीकरण का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कुमाऊं गढ़वाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के उद्योगपतियों के साथ एक बैठक भी की। उन्होंने यहां पर निजी अस्पताल का भी उद्घाटन किया। हालांकि इस दौरान अपने उपचुनाव के बारे में सीएम ने फिर कहा कि पार्टी हाईकमान ही तय करेगा इस पर और जो सीट उनको कहेंगे वहीं से वो चुनाव लड़ेंगे। सारे साथियों ने, बहुत सारे मित्रों ने अनेकों स्थानों से चुनाव के लिए मुझे कहा है। मैं सभी का आभारी हूँ, सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ। सारी स्थिति पार्टी हाईकमान को बता दी है। जल्दी ही पार्टी हाईकमान उस पर निर्णय लेगा। क्योंकि मैं पार्टी का सिपाही हूँ, मैं अपने बारे में स्वयं कैसे निर्णय ले सकता हूँ? मेरी पार्टी जो निर्णय लेगी। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव की समीक्षा कर लिया और चुनाव में भीतरघात करने वाले नेताओं पर 24 अप्रैल के बाद कभी भी गाज गिर सकती है और इसी दौरान ये भी तय होगा कि मुख्यमंत्री किस सीट से उपचुनाव में उतरेंगे। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष देहरादून के दौरे पर पहुंच रहे हैं और इस दौरान संतोष कई बैठकें लेंगे। बीजेपी की हारी हुई 23 सीटों की समीक्षा रिपोर्ट अनुशासन समिति को सौंपी जाएगी, जिसके बाद कड़ा एक्शन लिया जाएगा। वहीं पार्टी पदाधिकारी, मंत्री, कोर ग्रुप के साथ भी बीएल संतोष बैठक लेंगे, जिसके बाद सीएम की सीट का ऐलान कर दिया जाएगा।
BL संतोष जी हमारे राष्ट्रीय महामंत्री संगठन हैं। इस तरह की बैठकें महीने 2 महीने में होती रहती हैं। उनपे अपने महामंत्रियों की बैठक है या मंत्रिमंडल की बैठक है, विधायकों की बैठक है और अपने कार्यकर्ताओं की बैठक है। और आइए बात करते हैं उत्तराखंड कांग्रेस की, जिसके कुनबे के टूटने या फिर बिखरने के आसार बिल्कुल साफ नजर आ रहे हैं। नेता विपक्ष यशपाल आर्य ने चार्ज ले लिया तो वहीं 9 विधायक ही मौजूद रहे जिस वक्त उन्होंने कार्यकाल संभाला। 9 विधायक नदारद नजर आए और यही देखकर लग रहा है कि कांग्रेस के कुनबे की कहानी कभी भी खराब हो सकती है। कांग्रेस में विधायक नाराज चल रहे हैं और कभी भी 9 से 10 विधायक अलग हो सकते हैं। कभी भी विधायक टूटकर अलग पार्टी बना सकते हैं। ऐसी चर्चा कांग्रेस में इन दिनों आम है। और जिस तरह से नेता विपक्ष यशपाल आर्य के चार्ज लेने के दौरान 19 में से 9 ही विधायक मौजूद थे, तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष के प्रोग्राम में भी सिर्फ 8 ही विधायक मौजूद थे। ऐसे में इन कयासों को और बल मिल रहा है। सोमवार को विधानसभा नहीं आए उनमें प्रीतम सिंह, हरीश धामी, मदन बिष्ट, तिलक राज बेहड़, मयूख मेहर, विक्रम सिंह, खुशाल सिंह अधिकारी, राजेंद्र भंडारी और रवि बहादुर शामिल। तो सवाल है कि दोनों प्रोग्राम से गायब रहने वाले विधायकों की नाराजगी कहीं कांग्रेस का कुनबा न तोड़ दी। और यही नेता विपक्ष यशपाल आर्य की असली परीक्षा है। तो विधायक हमारे साथ है, कई जगह पत्र आए हैं, कई लोगों ने हमें फोन किया है। अब देखिए होता है क्या, आने वाला वक्त देखिए, समय दीजिए। अभी से अनुमान लगाना, अभी से कुछ कहना बेमानी होगा। प्रीतम भाई हमारे नेता हैं। मैंने कहा ना, कल भी कहा, वो कोई गुट नहीं, कोई खेमा नहीं। कांग्रेस एकजुट होगी और कांग्रेस में मैंने कहा ना, एकता में ताकत है। कांग्रेस चुनाव हार चुकी है, संगठन में बदलाव हो चुका है। ऐसे में नाराज चल रहे विधायक सच को स्वीकार करेंगे या सदन और संगठन से इसी तरह दूरी बनाकर रखेंगे, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन संकेत ठीक नहीं। हालांकि विधायकों को उम्मीद है कि सब ठीक होगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कल ये घटना हुई, इस वजह से मैं नहीं आ पाई। वहाँ रहना आवश्यक था ताकि चीजें संतुलित की जा सके और माहौल को सौहार्दपूर्ण बनाया जा सके। ऐसी कोई बात नहीं है। आज सब लोग यहाँ पर हैं। बहुत बढ़िया, सब अच्छा रहेगा। हमें पूरी उम्मीद है कि सब लोग एकजुट होकर सदन से लेकर सड़क पर जनहित के मुद्दों पर, जनता के हित के लिए, उत्तराखंड के हित के लिए लगातार संघर्ष करेंगे। करण माहरा और यशपाल आर्य की एंट्री के बाद कांग्रेस में नाराजगी और कलह खुलकर सामने आई और 2 बड़े प्रोग्राम से विधायकों के गायब होने से सवाल भी खड़े हुए। ऐसे हालात में कांग्रेस का कुनबा बचाना करण माहरा और यशपाल आर्य की सबसे बड़ी परीक्षा होगी। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। एक वक्त था जब रमजान महीने में इफ्तार पार्टी कांग्रेस नेताओं के लिए रौनक का मौका हुआ करता था, लेकिन अब कांग्रेस नेताओं ने भी रोजा इफ्तार से दूरी बना ली है और इसके लिए कांग्रेस नेता बीजेपी को जिम्मेदार बता रहे हैं। रमजान का महीना चल रहा है, रोजेदार रोजे कर रहे हैं, लेकिन जो इफ्तार पार्टी कुछ साल पहले कांग्रेस नेताओं को बेझिझक कबूल हुआ करती थी, वही नेता अब इफ्तार पार्टियां देने या इफ्तार पार्टी में जाने से बच रहे हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत इसका दोष बीजेपी को देते हैं और कहते हैं कि जो बुलाते थे अब वही कह रहे हैं कि इससे कांग्रेस का नुकसान हो रहा है। इफ्तार करते थे या जिनके सम्मान में हम इफ्तार करते थे, अब वही लोग कहते हैं कि साहब इस बात को लेकर के लोग जो है धार्मिक विद्वेष फैलाते हैं और कांग्रेस पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। इसलिए जो है अब कोई न इफ्तार में बुलाता है और न कोई, जब हम कहते भी हैं तो कहते हैं छोड़िए साहब, लोगों के दिल मैले हो गए हैं। सिर्फ हरीश रावत ही नहीं, मुस्लिम वोट की गणित लगाने वाले दूसरे कांग्रेस नेता भी रोजा इफ्तार से दूर नजर आ रहे हैं। सीनियर नेता प्रीतम सिंह का कहना है कि रमजान में मुस्लिम देश में अमन चैन के लिए खुदा की इबादत करते हैं, लेकिन अब रोजा इफ्तार पार्टी नदारद हो रही है। तो बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ने सब कुछ करके देख लिया, जब चुनाव में कुछ हासिल नहीं हुआ, इसीलिए कंफ्यूजन है। रमजान के इस महीने में जिस तरीके से रोजा इफ्तारी होती थी वो नदारत होती जा रही है, यानी वो समझ नहीं पा रहे हैं अभी कि भाई हमने क्या कर लिया और क्या नहीं किया। तो इसलिए जब ऐसे पूरा कांग्रेस का संगठन या कांग्रेस की टॉप लीडरशिप उलझी हुई है तो रोजा इफ्तार कहां से करेंगे? अभी तो अपने ही रोजा इफ्तार हो रहे हैं उनके घर पे बैठ करके।
साफ है, कांग्रेस नेता खुद मान रहे हैं कि इफ्तार पार्टियों में आने जाने से पार्टी और खुद को नुकसान हो रहा है और कांग्रेस नेता फिलहाल बेहतरी इसी बात में समझ रहे हैं कि रोजा इफ्तार पार्टियों से दूरी बनाकर रखी जाए। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। और अब आपको बताते हैं, मुख्य सचिव SS संधू ने सचिवालय में PWD के तहत केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्निर्माण कार्यों में तेजी लाने के लिए जेई और AE की तैनाती करने और उनकी ज्वाइनिंग नहीं करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अगले 6 से 7 महीने में केदारनाथ में काफ़ी निर्माण होने हैं और जिनकी खुद PM मोदी लगातार समीक्षा कर रहे हैं। साथ ही मुख्य सचिव ने चेयरमैन ब्रिडकुल RK सुधांशु को निर्देश दिए कि राज्य के सभी रोपवे का हर 6 महीने में सिक्योरिटी चेक कराया जाए। नैनीताल नगर पालिका बोर्ड की मनमानी पर अब हाईकोर्ट ने ब्रेक लगा दिया। हाईकोर्ट ने चुंगी और पार्किंग के ठेका आवंटन के फैसले पर रोक लगाई। साथ ही कोर्ट ने पालिका को फटकार लगाते हुए सरकार और ठेकेदारों से 3 हफ्ते में जवाब मांगा। कोर्ट का आदेश होने के चलते फ्लैट्स, मैदान, पार्किंग ठेकेदार को राहत फिलहाल बनी हुई है। कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया था कि पार्किंग का ठेका मनमाने तरीके से पिछले ठेकेदार को ही दे दिया गया था, लिहाजा अब कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। यहाँ आपको बताते हैं पहाड़ की खबरों में सबसे अहम खबर कि रोडवेज की हालत को सुधारने के लिए परिवहन मंत्री चंदन रामदास निगम की व्यवस्था को समझने की कोशिश कर रहे हैं। सोमवार को परिवहन मंत्री ट्रांसपोर्ट नगर वर्कशॉप में निरीक्षण के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने कर्मचारियों और अधिकारियों से रोडवेज की व्यवस्था सुधारने को लेकर सुझाव मांगे। साथ ही ट्रांसपोर्ट नगर में व्यवस्था को लेकर नाराजगी भी जताई। उन्होंने सुधारने को लेकर अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। उत्तराखंड के जंगल एक बार फिर से आग की चपेट में है। पिछले 5 सालों में राज्य के जंगलों में आग लगने के 7,000 से ज्यादा घटनाएं हो चुकी हैं। अब हालात ये हैं कि पूर्व फॉरेस्ट चीफ तक ये कहने लगे हैं कि जंगल की आग रोकने के लिए सही कदम नहीं उठाए जा रहे। गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक उत्तराखंड के बेशकीमती जंगल एक बार फिर संकट में है। केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नैना देवी बायोस्फीयर रिजर्व और गोविंद वन विहार जैसे वाइल्ड लाइफ रिजर्व एरिया भी इसकी जद में है। राज्य के चारों कोनों में जंगल की आग कहर बरपा रही है। वन विभाग का कहना है कि इसमें से ज्यादातर घटनाएं इंसानों की तरफ से हो रही हैं। अभी तक बागेश्वर, उत्तरकाशी और थलीसैंण 3 जगहों पर स्थानीय लोगों पर आग लगाने के मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। जहाँ पे कुछ इस तरह का भी आया है, कुछ शरारती तत्वों द्वारा भी जो है कुछ आग लगाने का प्रयास करते हुए पकड़ा गया है। तो 3 केसेस अभी तक हुए हैं हमारे यहाँ उत्तराखंड में। देखिए, जो अब तक की हमारी स्टडीज़ हैं, जो एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से तो 95% से ज़्यादा ये मैन मेड फायर्स हैं। या नेचुरल फॉरेस्ट फायर्स हमारे देश में नहीं होती हैं वर्चुअली लगभग। तो या तो लापरवाही है या डेलिब्रेट इंसिडेंट्स हैं। जंगल की आग से हर साल जंगली जानवरों से लेकर बेशकीमती वन संपदा को भारी नुकसान पहुंचता है, लेकिन इस नुकसान का आकलन नहीं के बराबर होता है। पूर्व फॉरेस्ट चीफ जयराज का तो यहाँ तक कहना है कि जंगल की आग रोकने के लिए ठोस कदम उठाए ही नहीं जाते। अब ये हर साल हम देख रहे हैं प्रॉब्लम है, और कुछ महीने जो है बहुत तेज़ी से इस पे चिंतन मनन होता है। उसके बाद जब ये सीज़न निकल जाता है, बारिशें शुरू हो जाती हैं, तो फिर से वही अपना ज्यों के त्यों वाली स्थिति आती है। फिर अगले साल फिर से हंगामा शुरू होता है। बहुत इस बात की ज़रूरत है कि अब एक इनोवेटिव अप्रोच की जाए। आउट ऑफ द बॉक्स जो है हमें थिंकिंग करने की ज़रूरत है। मई से 4 धाम यात्रा शुरू होने के साथ ही पर्यटकों की आमद भी बढ़ जाएगी। तब जंगलों की आग और ज्यादा मुसीबत साबित हो सकती है। लिहाजा अब आग बुझाने के लिए साजो सामान मंगाया जा रहा है, तो वहीं लोगों से भी अपील की जा रही है। अब इसका असर कितना होगा ये कहा नहीं जा सकता। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील प्रभात की रिपोर्ट।
रुद्रपुर से खबर, जहां पर कूड़े के पहाड़ में रोजाना आग लग रही है, जिससे निकलने वाले जहरीले धुएं से स्थानीय लोगों की सबसे ज्यादा परेशानी की खबरें सामने आती हैं। साथ ही राहगीरों को भी परेशानी हो रही है। आग लगने से उठने वाले जहरीले धुएं का गुबार लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रहा है। साथ ही जले हुए कूड़े के अवशेष कल्याणी नदी में गिर रहे हैं। हालांकि नगर निगम इस पर कहता है कि अगर आग लगने की जानकारी होने पर फायर ब्रिगेड की मदद से इसको बुझाया जाता है। ली कैसल में फायर हाइड्रेंट है। हम लोगों का प्रयास है कि वहाँ से एक डेडिकेटेड फायर की जो लाइन है, वाटर लाइन, उसको हम अपने कूड़े के ढेर के पास इंस्टॉल करा लेते हैं, ताकि उस क्षेत्र में होने वाली घटना और कूड़े के ढेर पे यदि कभी आग लगती है, क्योंकि कई बार इसमें असामाजिक तो आग लगा देते हैं, कई बार उसमें नेचुरली भी आग लग जाती है, तो ऐसी परिस्थिति में वहाँ पर एक डेडिकेटेड फायर हाइड्रेंट होना जरूरी है, जिससे आग लगने पर उसको ससमय बुझाया जा सके। एक तरफ पहाड़ के गांव में लोग जंगलों की आग से परेशान हैं, तो दूसरी तरफ हल्द्वानी जैसे शहरों में जहरीले धुएं से हालत बदतर हो गई है। ये रिपोर्ट देखिए। पानी की तेज बौछार से ये शख्स हल्द्वानी की उस आग को बुझाने की कोशिश में लगा हुआ है, जिससे लोगों की सांसें जहरीली हो चुकी हैं। दरअसल शहर का ये ट्रंचिंग ग्राउंड थू-थू कर धधक रहा है, जिससे लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। सर जो है ना, इससे जो है इसमें जो है सांस नहीं ली जा रही। जब आग लग रही है ना यहाँ पे, तो समझ लो सांस में लेने में बहुत प्रॉब्लम है, और आंखों में जो है इतनी जलन है कि आपको मैं तुम्हें बता नहीं सकता। कई कोशिशों के बावजूद कूड़े की आग नहीं बुझा पा रही है। पर्यावरण के प्रति चिंतित लोग सीधे तौर पर ट्रंचिंग ग्राउंड पर ही सवाल उठा रहे हैं। इसके लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। जिस तरह में प्लास्टिक जल रहा है और जो कूड़े में जिस तरीके की जो भी हर तरीके का मात्रा का कूड़ा यहाँ पड़ता है, उसमें प्लास्टिक भी है, उसमें अस्पतालों का भी सिरिंजे भी हैं, हर तरीके की चीज़ें जो जल रही है इसमें। तो जिस तरह की जो चीज़ जलती है, धुआं निकलता है, जो उसमें से गैस पैदा हो रही है, वो जहरीली गैस है। साफ है कि प्लास्टिक कचड़े से उठा ये गुबार आसपास के पूरे वातावरण को जहरीला बना रहा है, जिसका सीधा असर लोगों की सांसों पर पड़ रहा है। ऐसे में लोग परेशान हैं। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।